नमस्कार, मैं द कॉमर्स विजन पर आपका स्वागत करता हूं। आप जान रहे हैं कि हम लोग लॉ ऑफ यूटिलिटीज से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे थे कि यूटिलिटी को किस प्रकार से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। फर्स्ट क्या था? ऑर्डिनल अप्रोच, एंड सेकेंड इज कार्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच। तो ये कार्डिनल अप्रोच था मार्शल का, ओके, एंड ऑर्डिनल अप्रोच डेवलप्ड बाय हिग्स एंड एलन के द्वारा दिया गया था। तो ये कार्डिनल अप्रोच में ये दिया गया था, बताया गया है कि कोई भी यूटिलिटी है, यूटिलिटी से हमको कितनी क्वांटिटी में उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मेन थीम है, जिसमें हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कार्डिनल अप्रोच में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनल अप्रोच। मीन्स ऑर्डिनल अप्रोच में हिग्स एंड एलन का क्या मानना है? हिग्स एंड एलन का मानना यह है कि कोई भी उपयोगिता को हम लोग क्वांटिटी फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग ऑर्डर में प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं कि हमको एप्पल खाने से कितना यूटिलिटी प्राप्त हुई और हमको बनाना लेने से कितना यूटिलिटी प्राप्त हुई। मतलब हम ऑर्डर लगा सकते हैं कि एप्पल इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए बनाना इम्पोर्टेंट है। केवल ये बता सकते हैं, कितना हमको यूटिलिटी प्राप्त होगी इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसमें क्या था, केवल हम लोग प्रीफरेंस को ऑर्डर लगा सकते थे कि एक्स गुड्स इंपॉर्टेंट है कि वाई गुड्स इंपॉर्टेंट है कि जेड गुड इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंस होगी यूटिलिटी के अनुसार हम उसको फर्स्ट पर, मान लीजिए फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट पर रख देंगे, ये मान लीजिए सेकेंड पर है सेकेंड पर, ये थर्ड पर है तो थर्ड पर रख देंगे। ये ऑर्डर अप्रोच है, मीन्स ऑर्डर लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट थ्योरी है द रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये क्या, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? द रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ये बता रही है कि व्यक्ति केवल इस गुड्स को परचेज करता है तो ना ही वो माप सकता है ना ही ऑर्डर लगा सकता है। वो क्या करता है, कोई भी अपनी प्रेफरेंस को रिवील्ड करता है, बताता है। ओके, रिवील्ड करता है, बताता है कि हम कोई भी गुड्स एंड बंडल्स को कौन हम परचेज कर सकते हैं। ओके, केवल उसको ये बताता है। तो यहाँ पर क्या है, द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में क्या बताया गया है। ओके, तो इसमें द लॉ ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में क्या बताया गया है इसको हम पढ़ेंगे। द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी डेवलप बाय पॉल सैमुएल्सन 1938, मीन्स 1938 में। देखिए यहाँ पर दिया भी है, द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। उनकी आर्टिकल कौन सी थी? कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। ये उनका आर्टिकल है। उस आर्टिकल में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। ओके, किसमें? इन 1938, जो मैंने अभी बताया कि 1938 में जो ये थ्योरी थी वो प्रपोज की गई थी। इसमें क्या बताया गया है? द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोचेज एक्यूट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टू अप्रोचेज, मीन्स दो अप्रोच को देखता है। क्या है? अल्फ्रेड मार्शल हु बिल्ड द थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ द बेसिस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। डिमांड किस आधार पर बेसिस किया? मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर एनालिसिस किया। एंड जे.आर. हिग्स एंड एलन की भी मैंने बात किया, जो हिग्स एंड हेलन हु आर रिकंस्ट्रक्ट द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आप जानते हैं कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हिग्स एंड एलन का है, जो ऑर्डिनल अप्रोच पर चलता है। ओके, और जो द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ये क्या है? बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच है, वो एक्चुअली में बिहेवियरल अप्रोच। तो ऐसे समझिए
कि जैसे कॉर्डिनल अप्रोच, दो थ्योरी है, मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ओके, एंड बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच है द, ये क्या है, द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, ओके। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि कैसे हम लोग स्टडी किए हैं। कार्डिनल अप्रोच में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच में कार्डिनल अप्रोच में लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एंड बिहेवियरल अप्रोच में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कोई कंज्यूमर बिहेव करता है, इसके संबंध में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि इंडिफरेंस कर्व हम लोग समझ गए, इंडिफरेंस कर्व पढ़ ही लिए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ओके। देखिए इसमें क्या है, कुछ उनका एजम्पशन है। इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इस थ्योरी को पहले देखते हैं हम लोग कि क्या बताया गया है। Samuelson revealed preference theory is for fundamentally based on axionomy of preference। एक्जोमी में मीन्स किसको वह चूज कर रहा है, किसको वो प्रेफरेंस दे रहा है, ओके। इस पर है वेयर द एक्जोमी आर एक्सप्रेस नॉट इन द टर्म्स ऑफ व्हाट ए कंज्यूमर प्रेफर बट व्हाट ही चूज। मीन्स क्या वो प्रेफर कर रहा है कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वह क्या चूज कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। The major postulate of the theory is that choice revealed preference theory means इसको क्या कहा जाता है, choice revealed preference theory, जो हम लोग देखेंगे भी कि उसके बजट में होने के बावजूद भी वह क्यों चॉइस कर रहा है, ओके। तो पहले यहाँ देखते हैं एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशन है जिसके कारण ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती है। तो फर्स्ट क्या है, टू कम्युनिटी मॉडल मीन्स दो कम्युनिटी मॉडल होगा, एक्स होगा एंड वाई होगा, कोई भी दो गुड्स होंगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, गिव प्राइस इनकम सिचुएशन, प्राइस और इनकम की सिचुएशन दी गई होगी कि उसकी प्राइस क्या है, ओके, या उसकी इनकम का प्रभाव क्या पड़ेगा। दो चीजों को हम लोग प्रभाव देखेंगे, ये सेकेंड है एजम्पशंस, मान्यताएं। कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, उसकी टेस्ट में कंसिस्टेंसी है, मीन्स हम लोग बात भी किए थे कि वो ऐसा नहीं है कि उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो टेस्ट चेंज कर देगा, नहीं, जो टेस्ट ले रहा था वही लेगा, तब ये थ्योरी इंप्लीमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट है रेशनैलिटी, रेशनैलिटी मीन्स कि जो उसके पास इनकम है, जो उसके पास प्राइस है, उसी पर वह बेस्ट अपना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन करना चाहेगा। इतना उसके पास विवेक है कि कोई भी हमारे पास मान लें 100 रुपये है तो 100 रुपये से ही हम बेस्ट गुड्स सर्विस परचेज करने की कोशिश करेंगे, ये उसके माइंड में रहेगा, और ये रेशनैलिटी है, सबके विचार में रहता है, ओके, ये विवेकपूर्णता है। नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस एक्जोनॉमी। देखिए एक्जोनॉमी क्या है, बेसिकली दो चीजें हैं। फर्स्ट एक वीक एक्जोनॉमी प्रेफरेंस है एंड एक स्ट्रॉन्ग है एक्जोनॉमी प्रेफरेंस, ओके। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। देखिए तो वीक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई, अभी आगे बताया जाएगा, परेशान मत होइए, मैं यहाँ पर आया पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि उसकी ये बजट लाइन है, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए गुड्स है, यहाँ पर बी गुड्स है, ओके, यहाँ पर सी गुड्स है, यहाँ पर डी गुड्स है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि, अब सोच रहे हैं उसके पास पैसा कितना है, इतना है, मीन्स जो सी प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है, ए भी परचेज कर सकता है एंड बी भी परचेज कर सकता है, और डी तो उसके पॉकेट से बाहर है, उसके पास पैसा है ही नहीं। अब वो क्या करेगा, सी को नहीं परचेज कर रहा है, तो सी की तुलना में यदि ए को परचेज कर रहा है या वो बी को परचेज कर रहा है गुड्स को, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एक्जोनॉमी। क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्जोनॉमी, मीन्स इसका सी की तुलना में ए या बी गुड्स ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके लिए, बट हालांकि वो सी परचेज कर सकता है, उसके बजट्स में है, फिर भी वो परचेज नहीं कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एक्जोनॉमी, ओके। बट
अगर मान लीजिए बी और ए में तुलना करें, कंपेरिजन करें कि ए परचेज करें कि बी करें, बी करें कि ए करें, मान लीजिए वो किया कि हम ए परचेज करेंगे। ओके, जब वह ए परचेज करेगा तो बी को छोड़ रहा है, बी बंडल के प्रोडक्ट्स को छोड़ रहा है, जो बी में जो भी कुछ आ रहा होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? वीक एक्जॉमी। तो इसका मतलब क्या है? वीक, यदि इसमें तुलना कर रहा है तो, एंड इसमें और इसमें तुलना कर रहा है तो इसको स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। ओके, 20 ए की तुलना में क्या है? इंफीरियर गुड्स है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आपके पास मेनू कार्ड आता है, मेनू कार्ड में डिफरेंट टाइप्स की गुड्स की प्राइस लिखी होती है। ओके, उस डिफरेंट टाइप्स की गुड्स के प्राइस में जो आपके पास फैसिलिटीज हैं उस पर हो सकता है कि प्राइस कुछ प्रोडक्ट्स की इक्वल हो। ओके, इक्वल में से जो चीज चूज कर रहे हैं तो ऐसे समझिए कि आप वीक इकोनॉमी कर रहे हैं। ओके, समझ गए कि आप क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि पनीर है 240 रुपये, दूसरी कढ़ाई पनीर है 240 रुपये, मटर पनीर है वो भी 240 रुपये, मान लीजिए कि कोई शाही पनीर है वो भी 240 रुपये। ओके, अगर इसमें से कोई एक चूज करते हैं दैट इज वीक इकोनॉमी। ओके, वीक है। लेकिन मान लीजिए उसी में कोई पनीर 140 रुपीज़ है, एनी पनीर 210 रुपीज़ है या 200 रुपीज़ है, तो आपके बजट में ये भी है कि नहीं है? आप 240 का भी परचेज कर सकते हैं, 210 रुपये भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रिफर कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, इकोनॉमी। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, यदि एक ही रेट की वस्तु को परचेज कर रहे हैं तो दिस इज ए वीक इकोनॉमी, एंड यदि कोई लो गुड्स है, कोई हाई गुड्स है, जबकि लो गुड्स को परचेज कर सकते थे बट हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ओके, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड? देखिए, इसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स कि इसके अतिरिक्त वो खरीदेगा। ओके, हमेशा इसी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर किया हुआ है कि नहीं, सी से बेस्ट ए बी है और बी से ए है, तो वो हमेशा ऐसा व्यवहार करता रहेगा कि जब भी वो जाएगा रेस्टोरेंट में तो सी और ए दोनों तुलना करेगा, तो उसको कहेगा नहीं ये हमको परचेज करना है, सोचेगा कि अच्छा बी भी उसी गुड्स का है, तो फिर भी वो ये करेगा, तो इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, ऑर्डर जो लगाएगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पर देखते हैं कुछ कंटेंट से क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती हैं। ओके, एक एक करके। फर्स्ट क्या है? कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट। कंसिस्टेंसी मीन्स ये है कि जब अगर मान लीजिए कि उसके पास, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, ये कोई मान लीजिए कि दूसरी गुड्स है, फॉर एग्जांपल टी, ये गुड्स है, एक गुड्स है, एक गुड्स है, एक गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, इसके पास इतने बंडल्स हैं। समझिए कि इस बंडल में से इतनी बंडल्स को परचेज कर सकता है क्योंकि ये प्राइस लाइन है, मैं बताया था बजट लाइन, इस बजट के अंतर्गत है, सब परचेज कर सकता है। टी वो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि बजट के बाहर है। इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये परचेज नहीं कर सकता है और हमेशा मान लीजिए कि ये वो परचेज कर रहा है, मतलब कि इसमें तुलना कर रहा है सब में, तो इसको लग रहा है कि नहीं ये सस्ती गुड्स है तो ये परचेज नहीं करेंगे क्योंकि पैसा तो हमारे पास इतना है, मैं ये क्यों परचेज करूँ, इसको करूँगा। मान लीजिए कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया कि हम सी या परचेज करेंगे या ए करेंगे या बी करेंगे, तीनों में से कोई एक करेंगे, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ओके, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या करेगा? ए बी सी में तुलना कर रहा है कि ए और बी और सी में कौन सा परचेज करूं। अब क्या करेगा वो? मान लीजिए कि ए उसने तुलना कर लिया कि ए हम परचेज करेंगे, दिस इज अ वीक इकोनॉमी। ओके, वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि तीनों बराबर ही हैं, तो उसमें कम उसको डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा दिख रहा है ना, तभी स्ट्रांग हो जा रहा है। स्ट्रांग और वीक याद करने का क्या फॉर्मूला है कि ये सुपीरियर गुड्स है
ये सुपीरियर गुड्स है, ये इन्फीरियर गुड्स है। मीन्स जो सस्ती होगी निश्चित रूप से इन्फीरियर होगी, खराब होगी, चीप होगी। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग के द्वारा वो इस पे पहुंच रहा है। ओके, जबकि यहाँ पे वो वीक में है, सी भी परचेज कर सकता है, ए भी परचेज कर सकता है, बी भी कर सकता है, 20 रेट बराबर है। अब उसको देखना है कि उसका चॉइस क्या है, उसके आधार पर परचेज करेगा। तो इसीलिए उसको वीक कहा जा रहा है। ओके, वीक है कि मतलब कि परचेज करने की उसकी जो अप्रोच है वो वीक है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर देखा जाएगा जब भी गुड्स को परचेज करने जाएगा तो वो यही गुड्स को परचेज करेगा, यही कंसिस्टेंसी है उसकी। जब भी परचेज करने जाएगा तो वह ए गुड्स को ही परचेज करेगा, न कि वो सी को करेगा, न ही वो बी को करेगा, कभी भी जाएगा तो यही बताया जा रहा है कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं बताया था इनकम इलास्टिसिटी में कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशंस है, रिलेशंस। ओके, क्यों है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ 10 गुड्स परचेज कर रहे हैं या 20 कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि सॉरी ये इनकम है, मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए कि 100 गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ 200। तो देखिए इनकम जब 10 रुपया था आप 100 परचेज कर रहे थे, जब आप इनकी 20 रुपया इनकम हो गई आप 200 परचेज करने लगे। तो यही बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ओके, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजिटिविटी कंडीशन, इसको समझते हैं। ट्रांजिटिविटी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिविटी कंडीशन मीन्स ऐसे समझिए, जैसे एक समझते होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे तो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि ए कोई गुड्स है, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल एप्पल अच्छा है किससे? बनाना से। ओके, बनाना अच्छा हो गया, मान लीजिए कि सी से क्या ले सकते हैं, सी से मान लीजिए कोई केचप है। ओके, एग्जाम्पल के लिए कोई केचप ले लिए, सी से मतलब सी बनाना अच्छा है केचप से। केचप अच्छा मान लीजिए कि हो गया, ले लीजिए चीकू। ओके, चीकू ले लीजिए, मान लीजिए चीकू से अच्छा है। तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ते थे कि यदि एप्पल से अच्छा बनाना है, बनाना अच्छा है केचप से, केचप अच्छा है चीकू से, तो क्या एप्पल चीकू से अच्छा नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब भी वह कोई गुड्स परचेज करेगा तो ट्रांजिटिविटी कंडीशन को ध्यान में रखेगा। जैसे एग्जांपल अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ समझ गए ना कि एप्पल किससे अच्छा हो जाएगा? चीकू से। एप्पल किससे अच्छा है? केचप से। एप्पल बनाना से तो अच्छा है ही। तो यहाँ पर इसी को बताया जा रहा है ट्रांजिटिविटी कंडीशन। ओके, अब यहाँ पर कैसे समझते हैं ट्रांजिटिविटी कंडीशन? अगर मान लीजिए कि ए अच्छा है बी से, एग्जाम्पल के लिए बी अच्छा है सी से। ओके, तो क्या ए सी से अच्छा नहीं हो गया? जैसे ए अच्छा है बी गुड्स से, बी गुड अच्छा है सी गुड्स से, तो क्या ए सी से अच्छा नहीं हो गया? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ए से अच्छा, ए अच्छा है बी से, जबकि बी अच्छा है सी से, तो सी से अच्छा हो जाएगा ए। इसी को ट्रांजिटिविटी कंडीशन कहा जाता है। ओके, तो ट्रांजिटिविटी कंडीशन भी माना जाता है कि वो ट्रांजिटिविटी कंडीशन के अनुसार ही वर्क करेगा। राइट, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको मैं पहले ही बता दिया था। ओके, तो इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि आगे मैं बताऊंगा अभी। वीक स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग समझते हैं। आप जी गुड्स भी परचेज कर सकते हैं, आप ई भी परचेज कर सकते हैं, आप डी भी परचेज कर सकते हैं, ए भी परचेज कर सकते हैं। बट आप बजट, आपके पास पैसा इतना है। ओके, आपके पास पैसा कितना है? इतना है। जबकि ये लोअर गुड्स है, मान लीजिए कि ये बजट आपकी चल रही है 100 रुपये पे, आपके पैकेट में 100 रुपये है, जबकि ये गुड्स मान लीजिए 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ का है।
जबकि ये मान लीजिए कि 100 रुपये के सब है, 100 रुपये के ये भी है, 100 रुपये के ये भी है। अब सोचिए कि ये तो परचेज कर ही सकते थे, कोई भी गुड्स इसमें से परचेज कर सकते हैं, बट आप इसमें से कह रहे हैं कि नहीं हम इसमें से ही कोई परचेज करेंगे, ए बी सी में से, इसमें से परचेज नहीं करेंगे। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एग्जॉमी। जब ये काम कर रहे हैं दैट इज यू बिहेव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्जॉमी, राइट। नेक्स्ट, if you are purchased and comparison to A, B and C and you find out A is better than B, B is better than C, तो it means A is both are best, means दोनों में से सबसे बेस्ट है। ओके, तो जब B और C से A बेस्ट हो गया तो इसको कहा जाएगा वीक एग्जॉमी। ओके, वीक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 100 रुपये की ये भी है, 100 रुपीज का ये भी है, 100 रुपीज का ये भी है, इसीलिए इसको वीक एग्जॉमी कहा जा रहा है। कि मीन्स अब ज्यादा अंतर है नहीं, समझ रहे हैं, अंतर इसमें था इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, इसमें वीक है। तो राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एग्जॉमी क्या है एंड वीक एग्जॉमी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंक्लूजन। अब आते हैं जो ये कॉन्सेप्ट पढ़े कि जो वह मान लीजिए कि पनीर है, कोई भी परचेज कर रहा है 100 रुपये का ही, तो ये चूज कर लिया, इससे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, क्या इससे हमको पता चला। ओके, तो इसको देखते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज रियली एन इंप्रूवमेंट अपॉन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर रहेंगी हमेशा। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, सेकेंड इज ऑर्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड इज थर्ड इज बिहेवियरल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच में बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकेंड बताया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऑर्डर बताया था द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बिहेवियर में बताया था द प्रेफरेंस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड में कैसे कंज्यूमर डिमांड करता है कोई चीज़ों का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इंडिफरेंस कर्व का क्या है, एक्सटेंशन है और उसको बेहतर किया गया है। मीन्स ऐसे समझिए, कार्डिनल अप्रोच में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया गया ऑर्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में जो कुछ प्रॉब्लम थी उसको बिहेवियरल अप्रोच द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के द्वारा सॉर्ट आउट किया गया है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबकी जो एग्जम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उसी के आधार पर ये थ्योरी आ रही है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या था थ्योरी में कि आप यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हिक्स एंड एलन ने इसमें बताया कि नहीं, आप केवल ऑर्डर लगा सकते हैं, उसको क्वांटिटी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। बिहेवियर में बताया गया कि क्वांटिटी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, बट वह व्यवहार कैसा कर रहा है ये जरूरी है। हो सकता है कि 100 रुपीज के उसके पास कई गुड्स परचेज करने के लिए बंडल्स हो, बट जो उसमें सबसे व्यवहार अच्छा करेगा दैट इज बिहेवियरल अप्रोच। ओके, वो व्यवहार क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है कि क्वांटिटी फॉर्म में, ये ऑर्डर फॉर्म में परचेज किया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि नहीं, ऑर्डर फॉर्म में लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या आप ऑर्डर तो लगा ही सकता है कि इसको भी परचेज कर सकता है, इसको भी परचेज कर सकता है, इसको भी कर सकता है। तो सैमुअल्सन बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सा वो परचेज करेगा, दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। कौन रिवील्ड करता है, कौन परचेज करता है, दैट इज रिवील्ड। ओके, ये है अप्रोच। इस थ्योरी में क्या बताया गया है, तो आप समझ गए, इंडिफरेंस कर्व का इंप्रूवमेंट है, ऐसे समझिए, करेक्शन ऐसे समझिए, करेक्ट किया गया है उस थ्योरी को और डेवलप किया गया है। इस थ्योरी में क्या, दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड एज ए मेजर ब्रेक थ्रू the theory of demand because it is established the law of demand directly based observed consumer behavior in the market। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बताया, कंक्लूजन क्या है
प्रोफेसर सैमुअल्सन जी का, कि जो इस थ्योरी से ये पता चल गया कि एक कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो वह किस प्रकार से मार्केट में बिहेव करता है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट लिस्ट में जाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट में, आपके पास मेनू कार्ड आता है, तो हो सकता है कि 240, 240, 240, 240 की ज़्यादा गुड्स हो सकता है 200 के भी हो, उसी प्रकार के गुड्स 100 का भी हो। तो इन्होंने बताया कि अभी तक पहले के अप्रोच में क्या बताया जा रहा था, केवल डिसाइड करेगा कि अच्छा पहले ये परचेज कर लेंगे, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा तो दूसरा पे ये कर लेंगे, ये से होगा, या इससे कितना मिल रहा है कर्नल अप्रोच में बता दिया जाएगा। बट इन्होंने बताया कि नहीं, पहले तो वो इसमें तुलना करेगा कि कौन परचेज करे, 240 वाली करे कि 240 से नीचे वाली करे। ओके, तो जब 240 और 120 में तुलना करें कि नहीं 120 वाली इंफीरियर गुड्स है, खराब गुड्स है, इसलिए मैं परचेज नहीं करूंगा, मैं 240 वाला ही कोई पनीर परचेज करूंगा। तो इन दिस वीक स्ट्रॉन्ग एक जमी हो गया। अब क्या है कि 240 का हमारी कढ़ाई पनीर है फॉर एग्जांपल, इसमें मान लीजिए कि उसके पास शाही पनीर है, इसमें मटर पनीर है, इसमें कोई मान लीजिए कोई सब्जी है। अब इसमें क्या करेगा, इसमें से जो परचेज करेगा, कोई भी एक परचेज करेगा, दैट इज वीक स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट में जाकर के एक्चुअल में जो व्यवहार कर रहा है उसका इस थ्योरी में बताया गया है, जबकि क्या किसी दूसरी थ्योरी में बताया गया था कि मार्केट में कोई व्यक्ति जाकर कैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए मोर रियलिस्टिक है, इसीलिए ये रियलिस्टिक है कि हम लोग ज़्यादा नज़दीक पाते हैं अब इस थ्योरी के द्वारा। जबकि मेजरमेंट में आप जानते हैं कि जैसे कार्डिनल अप्रोच था, तो क्या किसी भी रोटी खाने से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई आपको बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। ऑर्डर में तो लगा लेंगे, चलिए ठीक है भाई, रोटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, पानी से कुछ भी लगा सकते हैं। बट कैसा वो कंज्यूमर बिहेव करेगा वो थ्योरी नहीं बता पा रही है। ये थ्योरी ये बता रही है कि रियल में कैसा मार्केट में कंज्यूमर बिहेव करेगा, कैसे वो डिमांड करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। ओके, तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हम लोग पढ़े, तो यहाँ तक क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।